एक साधारण क्लीनर एक पैसों से भरा बैग पाता है। बैग उठाकर वो अपने घर ले आया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उस बैग के साथ कितने बड़े बड़े राज जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जब वे राज खुलने लगे तब मामला और भी ज्यादा जटिल और उलझना शुरू हुआ। आखिर वो राज क्या थे, यही हम जानेंगे 2020 के एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर कोरियन मूवी की इस कहानी में, जो मूवी स्ट्राइप आज आपको सुनाने वाली है। जैसे कि कोरियन कहानियाँ काफी सर चकरा देने वाले होते हैं, इसीलिए ध्यान से आखिर तक कहानी देखना। शुरुआत में हम जोंग को देखते हैं, जो मसाज पार्लर में क्लीनर का काम करता है। एक दिन जब वो लॉकर रूम साफ कर रहा था, उसे एक लॉकर के अंदर एक महंगा बैग मिला। आसपास कोई नहीं था, इसीलिए जिज्ञासा से उसने बैग खोला तो देखा कि वो पूरा पैसों से भरा हुआ है। वो समझ गया कि जरूर कोई कस्टमर भूलकर छोड़ गया होगा, इसलिए उसने बैग को सावधानी से स्टोर रूम में रखवा दिया और घर लौट आया। घर पर उसकी माँ सुंजा और पत्नी युंगसू रहती है। उसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। उस दिन घर लौटते ही सुंजा ने युंगसू की शिकायत जोंग से करना शुरू कर दी। असल में युंगसू हमेशा अपनी सास की देखभाल करती है। सुंजा बीमार थी, ठीक से चल फिर भी नहीं पाती, इसलिए उसे खिलाने से लेकर बाकी सभी काम वही करती। इसके साथ साथ वो परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए पोर्ट पर क्लीनर की नौकरी भी करती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सुंजा उसे सहन नहीं कर पाती। उसे लगता है कि युंगसू हमेशा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हालांकि जोंग ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की है कि वो गलत सोच रही है, पर सुंजा जिद्दी होने की वजह से किसी की बात नहीं मानती और इन्हीं बातों को लेकर घर में हमेशा झगड़ा बना रहता। इसीलिए अब वो कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चुपचाप चला जाता है। तभी युंगसू ने उसे बताया कि उनकी बेटी इस साल एग्जाम नहीं दे पाएगी, क्योंकि एग्जाम फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और जोंग भी उस समय पैसे जुटा नहीं सकता था। इसलिए उनकी बेटी ने तय किया कि वो 1 साल का गैप लेकर छोटी मोटी नौकरी कर पैसे जोड़ेगी और अगले साल फिर एग्जाम देगी। ये सुनकर जोंग को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। अगले सीन में हम पोर्ट के पासपोर्ट ऑफिसर ताइहुन को देखते हैं, जिसे मिस्टर पार्क नाम का एक आदमी फोन कर मिलने बुलाता है। ये सुनकर ताइहुन थोड़ा घबरा गया। फिर उस दिन ऑफिस खत्म करके वो मिस्टर पार्क से मिलने जाता है। पता चलता है कि पार्क एक गैंगस्टर है और ताइहुन ने उससे काफी सारे पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो पैसे उसकी गर्लफ्रेंड यूनही लेकर भाग गई। इसीलिए बेचारा अब वो मुश्किल में फंस चुका था। ना ही यूनही का कोई पता मिल रहा और ना ही वो मिस्टर पार्क के पैसे लौटाने की स्थिति में है। इसीलिए मिस्टर पार्क उसे आखिरी बार 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं और चेतावनी दी कि इस हफ्ते के अंदर उसे उसके पैसे चुका देने होंगे या फिर यूनही को उसके सामने लाना होगा। अगर वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाया तो मिस्टर पार्क उसका हाथ काट देगा। ताइहुन डरते डरते वहाँ से निकला और सोचने लगा कि वो कैसे ये पैसे जुटाएगा। इसी बीच एक दिन ताइहुन को उसके दोस्त डुमान फोन करके बताता है कि उसने कहीं से धोखाधड़ी करके काफी पैसे हासिल किए हैं, लेकिन अब पुलिस उसे तलाश रही है। इसीलिए वो कोरिया से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद चाहता है और इस काम के बदले वो उसे उन पैसों का 20% हिस्सा भी देगा। क्योंकि ताइहुन को पैसों की जरूरत तो थी ही, इसलिए उसने मना नहीं किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसी रात वो अपने कजन कार्लोस से मिला, जो गैंगस्टर मिस्टर पार्क के ग्रुप में काम करता था। अब ताइहुन ने उसे डुमान की पूरी बात बताई और कहा वो सिर्फ 20% नहीं, बल्कि डुमान के सारे पैसे हथियाने का प्लान बना रहा है और इस काम में उसे उसकी मदद चाहिए। लेकिन कार्लोस इस काम के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा था। पर ताइहुन चालाकी से उसे मना ही लेता है और फिर वो दोनों डुमान को फंसाने की प्लानिंग शुरू करते हैं। उधर जोंग को अगले दिन ऑफिस पहुंचकर अपने एक कलीग से पता चला कि लॉकर का वो पैसों से भरा बैग लेने कोई आया नहीं। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि अब वो बैग ले जा सकता है। इतने में मैनेजर उसे बुला लेता है। असल में उस दिन जोंग ऑफिस पहुंचने में कुछ मिनट लेट हो गया था, जिसके लिए मैनेजर ने उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा देर से आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं थी। मैनेजर मौका मिलते ही जोंग से बुरा बर्ताव करता था, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बहुत जरूरी थी। वो चुपचाप अपना काम करने लगा। तभी अचानक उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी युंगसू का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ऑफिस टाइम खत्म होने तक उसके लिए वहाँ से निकलना संभव नहीं था। ऑफिस के खत्म होते ही वो सीधे अस्पताल गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है। दरअसल युंगसू अपनी सास को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन सुंजा को लगा कि शायद वो उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराना चाहती है, इसीलिए वो खुद ही युंगसू को धक्का देकर उसे गिरा देती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है।
जुंग अपनी माँ की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने घर जाकर सुंजा से झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन सुंजा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती, उल्टा उसे ये समझाती है कि उसने उसे गिराकर अपनी जिंदगी बचाई है। जुंग गुस्से में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक तरफ घर की अशांति, दूसरी तरफ गरीबी और तंगी की बातें सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चल पाया कि ऑफिस जाने का समय निकल चुका है। उसे देर होने का अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो घर पर रहते हुए ही पहले मैनेजर को फोन करके अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मैनेजर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। इसीलिए अब वो दोबारा ऑफिस ना आए। जोंग को उस वक्त खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा है। नौकरी के बिना उसका कैसे चलेगा, वो समझ नहीं पा रहा। ऐसे समय में अचानक उसे उस बैग की याद आई और वो तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर ताइहुन अपने कजन कार्लोस के साथ पोर्ट पर अपने दोस्त डोमान का इंतजार कर रहा था। ताइहुन कार में बैठकर इंतजार कर रहा था और कार्लोस पोर्ट के गेट पर खड़ा था। उनका प्लान था कि जैसे ही डोमान दिखाई दे, कार्लोस किसी तरह उसे बेहोश कर पैसों वाला बैग लेकर भाग जाएगा और फिर ताइहुन डोमान के सामने ऐसे दिखाएगा जैसे सच में उसके पैसे लूट लिए गए हो। उसी प्लान के मुताबिक दोनों इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी डोमान का कोई अता पता नहीं था। ये देखकर ताइहुन काफी टेंशन में पड़ गया। उधर कार्लोस तो पहले से ही नर्वस था, तो उसने ताइहुन से कह दिया कि वो ये काम नहीं करेगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक म्योंग नाम का एक डिटेक्टिव ताइहुन को डोमान की तस्वीर दिखाकर पूछता है क्या वो डोमान को जानता है, पर ताइहुन ने इनकार कर दिया। फिर भी डिटेक्टिव म्योंग जबरदस्ती उसकी कार में बैठ जाता है और उसे पास के एक मशहूर रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ खाना खाते हुए डिटेक्टिव म्योंग ने ताइहुन को बताया कि उसने डोमान के स्कूल में पता किया है कि वो और डोमान वहाँ साथ में पढ़ाई करते थे। इस बार ताइहुन मजबूर होकर मान लेता है कि वो डोमान को जानता है। डिटेक्टिव म्योंग को शक हो रहा था कि ताइहुन भी शायद डोमान के साथ धोखाधड़ी में शामिल है, क्योंकि डोमान की ताइहुन से मिलने की जो बात थी वो डिटेक्टिव म्योंग पहले से ही जान चुका था। लेकिन ताइहुन ने इनकार करते हुए अपना फोन डिटेक्टिव म्योंग की तरफ बढ़ाकर बोला, आप खुद चेक करके देख ले कि उसमें डोमान की कोई कॉल रिकॉर्ड है या नहीं। डिटेक्टिव म्योंग फोन चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि ताइहुन चालाकी से पहले ही सब कुछ डिलीट कर चुका था। इसी दौरान अचानक डिटेक्टिव म्योंग के पास एक कॉल आया, तो वो वहाँ से उठकर चला गया और उस पूरे खाने का बिल बेचारे ताइहुन को ही देना पड़ता है। और ठीक ही तो है, पुलिस कभी खाने का बिल देती है क्या। खैर, अब उधर जुंग ऑफिस जाकर देखता है कि स्टोर रूम की जिम्मेदारी के लिए एक नया लड़का रखा गया है। जुंग ने उससे कहा कि वो पहले इस ऑफिस में काम करता था और उसकी कुछ पर्सनल चीजें वहाँ रह गई है, उसे लेने के लिए स्टोर रूम की चाबी चाहिए। लड़के ने उसे चाबी दे दी। इसके बाद किम वो बैग लेकर जैसे ही निकलने लगा, वो देखता है कि दो पुलिस वाले उस नए लड़के से कुछ पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ जुंग को देखकर पुलिस वाले उसे भी एक तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या वो उस आदमी को जानता है। तस्वीर असल में म्योंग की थी। वो चूंकि म्योंग को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने पहचानने से मना कर दिया। दरअसल अब पता चला म्योंग कोई डिटेक्टिव नहीं है, वो भी डोमान के पैसे हथियाने के लिए ही उसे ढूंढ रहा था। पुलिस से बात खत्म करके निकलते समय अचानक उसकी मुलाकात मैनेजर से हो गई। उसे देखकर मैनेजर थोड़ा हैरान हो गया। फिर जुंग ने उससे कहा कि उसकी कुछ किताबें यहाँ थी जिन्हें लेने वो आया है। मैनेजर की नजर तभी उसके हाथ में पकड़े महंगे बैग पर पड़ी। एक क्लीनर के पास इतना महंगा बैग होना उसकी समझ से बाहर था। साथ ही उसे ये भी अजीब लगा कि वो ऑफिस में आखिर किताबें क्यों रखेगा। ये सब सोचकर उसने वो बैग चेक करना चाहा, लेकिन जुंग उसे बैग छूने नहीं देता। इससे मैनेजर का शक और बढ़ गया, पर जुंग उसे नजरअंदाज करके वहाँ से निकल जाता है। सीन बदला और अब हम मिरान नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक प्रोस्टिट्यूशन क्लब में काम करती है। एक दिन उस क्लब में जिन नाम का एक चाइनीज लड़का आया। क्लब की कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मिरान को उसके सामने लाया गया तो जिन उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। इस तरह उस दिन क्लब से लौटने के बाद मिरान का पति जे अचानक उसे मारना शुरू कर देता है। दरअसल मिरान ने बिजनेस करने के लिए एक लोन लिया था, लेकिन जे ज्यादा ब्याज के लालच में वो पैसे एक स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है और ठगी का शिकार हो जाता है। लेकिन इसका दोष वो हमेशा से मिरान को ही दिया करता और उसे मारता पीटता, क्योंकि उसके हिसाब से मिरान अगर लोन ना लेती तो ऐसा कभी होता ही नहीं, और वही पैसे चुकाने के लिए वो मिरान को जबरदस्ती गंदा काम करवाता था। कुछ दिनों बाद मिरान जे के लाइफ इंश्योरेंस के कागज बड़े ध्यान से पढ़ रही थी।
लिखा था अगर जे किसी दुर्घटना या बीमारी से मर जाए तो मिरान को 5 लाख रुपए मिलेंगे। तभी अचानक जिन ने उसे फोन करके बताया कि उसने जे को मार डाला। ये सुनकर मिरान बहुत खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है जब जिन बताता है कि उसने जे की लाश को वहाँ से हटा दिया है। असल में ये सब कुछ उन दोनों की प्लानिंग थी। जिन मिरान से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो रोज मिरान से मिलने क्लब में आता। एक दिन उसने मिरान से पूछा कि उसे इस पेशे में क्यों आना पड़ा। तब मिरान ने उसे अपने पति जे के बारे में सब बताया। जिन ने मिरान की पीठ पर चोट के निशान भी देखे। उसने कहा कि वो अपने पति को छोड़ दे, लेकिन मिरान के लिए ये संभव नहीं था। वो जानती थी कि तलाक के बाद भी जे उसे चैन से जीने नहीं देगा। तब जिन ने उसे जे से छुटकारा पाने का एक तरीका सुझाया। मिरान को यह आइडिया काफी अच्छा लगा और वो भी तैयार हो गई। उनकी योजना थी कि जिन गाड़ी चढ़ाकर जे को मार डालेगा और सबके सामने ये साबित करेगा कि ये एक सामान्य दुर्घटना थी। इससे मिरान को आसानी से इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे और फिर वो जिन के साथ आराम से जिंदगी भी जी सकेगी। लेकिन अब चूंकि जिन ने लाश को हटा दिया, इसीलिए इसे एक्सीडेंट साबित करना मुमकिन नहीं है। हालांकि अगर लाश नहीं मिलती है तो भी इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे 5 साल इंतजार करना होगा और मिरान इतना लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहती। इन्हीं बातों को सोचते सोचते अचानक जे उसके सामने आ जाता है। इसका मतलब जिन ने जे को नहीं बल्कि गलती से किसी और को मार दिया था। जे को सामने देखकर मिरान ऐसे डर जाती है जैसे कोई भूत देख लिया हो, लेकिन वो उसे ये एहसास नहीं होने देती। फिर उसका पति फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया ही था कि अचानक जिन नाचते हुए वहाँ आ पहुँचा, क्योंकि अब तो उसके और मिरान के बीच कोई रुकावट नहीं था। मिरान किसी तरह उसे संभालकर बाहर ले जाती है और बताती है कि उसने जे को नहीं बल्कि किसी और को मार डाला है। ये सुनकर जिन के सिर पर मानो बिजली गिर जाती है। वो समझ नहीं पा रहा कि अब वो क्या करे। तब मिरान ने उसे फिर से चीन वापस जाने को कहा, लेकिन जिन के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ एक झगड़ा करके ही वो कोरिया भाग कर आया था। तब मिरान ने उसे समझाया कि चाहे जो हो, उसने चीन में कोई हत्या नहीं की, इसीलिए वहाँ लौट जाने पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ये सुनकर जिन चीन लौटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह एक शर्त रखता है, मिरान को भी उसके साथ जाना होगा। लेकिन मिरान तैयार नहीं होती और बोली अगर वो दोनों एक साथ चले गए तो सबको शक हो जाएगा, इसीलिए पहले जिन का अकेला वापस जाना ठीक होगा और बाद में मौका देखकर वो भी उसके पास चली आएगी। जिन उसकी बात मानकर वापस घर चला गया। इसी बीच गैंगस्टर मिस्टर पार्क अपने आदमियों को भेजकर ताइहून को पकड़वा लेता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि मिस्टर पार्क ने कार्लोस के पेट से दुमान और उसके पैसों के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली है, लेकिन सब जानने के बाद भी ताइहून ने नकार दिया। तब मिस्टर पार्क गुस्से में अपने असिस्टेंट कैटफिश को कार्लोस का हाथ काटने को कहता है। जैसे ही कैटफिश उसका हाथ काटने गया, डर के मारे ताइहून सच स्वीकार कर लेता है। अब मिस्टर पार्क ने उसे ऑर्डर दिया कि वो जाकर डुमान से पैसे लेकर आए, लेकिन ताइहून और कार्लोस दोनों को डुमान का कोई पता ही नहीं, तो वो पैसे कहाँ से लाते। पर मिस्टर पार्क को इससे कोई मतलब नहीं। उसने ताइहून को धमकी दी कि अगर पैसे ना मिले तो वो दोनों भाइयों को मार डालेगा। ताइहून भारी टेंशन में पड़ गया। वो फिर से कार्लोस से मदद मांगता है, क्योंकि झूठा डिटेक्टिव सजा मयांग पहले ही उस पर शक कर चुका था और ताइहून अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कार्लोस किसी भी हालत में तैयार नहीं होता। तब ताइहून बोला मेरे पास एक लकी चार्म है, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। कार्लोस हैरान रह गया। फिर ताइहून उसे एक कहानी सुनाता है। एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। रास्ते में उसका दोस्त लकी स्ट्राइक ब्रांड की सिगरेट लाने के लिए ताइहून को दुकान पर भेजता है। ताइहून सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन दोस्त के लिए उसे दुकान जाना पड़ गया। सिगरेट लेकर जैसे ही वो बाहर निकला तो देखता है कि एक ट्रक आकर उनकी कार को पूरी तरह चूर चूर कर चुका है। हादसे में उसका दोस्त वहीं मर गया। तब ताइहून मन ही मन सोचता है कि अगर वो सिगरेट लेने दुकान पर ना गया होता तो उसे भी अपने दोस्त की तरह जान गंवानी पड़ती। वही सिगरेट उसकी जान बचा गई। तभी से वो लकी स्ट्राइक सिगरेट को अपने लिए लकी मानने लगा और उसे पीना शुरू कर दिया। इस सिगरेट की बात को आप लोग सभी जरूर याद रखना, क्योंकि आगे कहानी में इसका और जिक्र आएगा। अब कहानी सुनाकर उसने फिर से कार्लोस को मना लिया और दोनों दुमान को ढूंढने का तरीका सोचने लगे। उन्होंने मियांग को फॉलो करने का फैसला किया, क्योंकि वो भी डुमान की तलाश में घूम रहा था, तो उसे फॉलो करते रहने से कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। इसके बाद कार्लोस ने दिन रात मियांग को फॉलो करना शुरू किया और ताइहून को अपडेट देता। इधर मिरान के क्लब में एक झगड़ा हो जाता है। एक कस्टमर उसके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन मिरान उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी।
क्योंकि पिछले दिन ही जे की भारी मार से उसकी हालत बहुत खराब थी, पर कस्टमर किसी भी तरह उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तब क्लब की बॉस ने वहां आकर उस आदमी को पीटकर बेहोश कर दिया और मिरान को अपने ऑफिस ले गई। उसे देखते ही बॉस समझ जाती है कि जे ने उसे मारा है। वो मिरान से बोली अगर उसे कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक उसे बता सकती है। ये सुनकर मिरान को थोड़ी राहत मिली। अब क्लब से निकलकर वो जिन से मिलने उसके घर जाती है। वहां पहुंचकर देखा कि जिन डर के मारे कांप रहा है। किसी निर्दोष इंसान को मार देने की बात वो सहन नहीं कर पा रहा था। मिरान ने समझाया जो होना था वो हो चुका है, अब सोचने से क्या फायदा। लेकिन जिन मानने को तैयार नहीं, वो तो पुलिस के पास जाना चाहता है। ये सुनकर मिरान पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि इस पूरे मामले में वो खुद भी फंसी हुई थी। जिन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन इसके बावजूद मिरान जोखिम नहीं लेना चाहती, बल्कि वो जिन का पछतावा कम करने के लिए एक तरीका सोचती है और दोनों पूरी रीति रिवाज के साथ उस लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे जिन थोड़ा शांत तो हुआ और उसे देखकर मिरान को भी सुकून मिलता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से उग्र हो गया और उसी रात अंधेरे में थाने की ओर चल पड़ा। मिरान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाई। आखिरकार मजबूर होकर उसने जिन को ही गाड़ी से कुचलकर मार डाला, जिसके बाद मिरान को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो बहुत घबरा भी गई थी। तभी उसे क्लब के बॉस का फोन आया। मिरान ने उसे सारी बातें साफ साफ बता दी। सब सुनकर उसकी बॉस तुरंत वहां पहुंची। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। फिर उसने अपने जान पहचान के लोगों की मदद से सारे सबूत मिटा दिए और मिरान को लेकर एक स्पा में चली गई। वहां उसने मिरान को एक शार्क की कहानी सुनाई कि शार्क के पेट में एक साथ 50 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन पेट के अंदर ही वो बच्चे एक दूसरे को खाने लगते हैं और जो आखिर में बचता है वही असली शार्क बनकर जन्म लेता है। इस कहानी से वो ये समझाना चाहती थी कि जिंदगी में बचना है तो लड़ना आना चाहिए, और अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारना भी पड़े तो उसमें कोई गलती नहीं है। तभी मिरान ने देखा कि उसके बॉस के पैर में एक शार्क का टैटू बना हुआ है। वो अजीब तरीके से टैटू को देखती रही तो बॉस पूछी, क्या तुम भी ऐसा ही टैटू बनवाना चाहती हो? जब मिरान ने हामी भरी तो वो मिरान के शरीर पर टैटू बनाना शुरू करती है और साथ ही साथ उसे उसके पति से छुटकारा पाने की प्लानिंग भी बताने लगती है। वो मिरान से बोली, पति के खाने में धीरे धीरे असर करने वाला जहर मिला दो, जिससे वो धीरे धीरे बीमार होगा और एक समय बाद वो नेचुरली मारा जाएगा। मजेदार बात ये होगी कि मरने के बाद उसके शरीर में जहर का कोई निशान भी नहीं मिलेगा, इसलिए मरने की कोई असली वजह भी कोई समझ नहीं पाएगा। जब पुलिस जांच करने आएगी तो मिरान उनके सामने ऐसा अभिनय करेगी जैसे वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत से बुरी तरह टूट गई है। तो प्लान के हिसाब से मिरान सब कुछ वैसा ही करती है और जल्द ही इंश्योरेंस के पैसे भी उसे मिल जाते हैं। फिर वो अपनी बॉस की बात मानकर एक नए शहर जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करती है। मिरान बहुत खुश थी। वो अपने बॉस को देने के लिए कुछ पैसे भी ले जाती है, लेकिन बॉस बोली कि उसने कभी भी पैसों के लालच में उसकी मदद नहीं की। उसने तो सिर्फ उसके प्रति प्यार से ये सब किया था। फिर दोनों मिरान की आजादी का जश्न मनाने शैंपेन पीते हैं और शैंपेन पीते ही मिरान अचानक बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक सुनसान गोदाम में एक टेबल पर बंधा हुआ पाती है और पास में ही उसकी बॉस उसे मारने की तैयारी कर रही थी। असल में उसने ही मिरान की शैंपेन में ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोश किया था। उसका प्लान था मिरान को मारकर उसके सारे पैसे लेकर भाग जाना। इसी वजह से उसने मिरान की इतनी मदद की थी। मिरान बॉस से अपनी जान की भीख मांग रही है, लेकिन उसे जरा भी दया नहीं आती। वो बेरहमी से मिरान के शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल गई। अब उधर कार्लोस दिन रात मियोंग को फॉलो करने के बाद भी डोमान का कोई सुराग नहीं पा सका। ये सुनकर ताइहोन निराश होकर घर लौट आता है, पर घर लौटते ही वो चौंक उठा। मिरान की बॉस उसके किचन में खाना पका रही होती है और पता चला कि मिरान की बॉस असल में ताइहोन की गर्लफ्रेंड यानी यूनही है, जो अब तक गायब थी। उसे देखकर ताइहोन हैरान रह गया और ऊपर से वो अपने हाथों से खाना भी बना रही है। ये देख उसे और गुस्सा आता है। उसे ये नकली प्यार बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसने पूछा, तुम फिर से क्यों लौट आई? यूनही पछताते हुए माफी मांगती है और बोली, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। ये सुनकर ताइहोन भी थोड़ा भावुक हो गया और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। कुछ समय बिताने के बाद
यूनही उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए जापान में अपनी आंटी के घर घूमने जा रही है, लेकिन उसके पासपोर्ट में कुछ समस्या है, इसीलिए उसने अपनी एक सहेली का पासपोर्ट उधार लिया है। वो चाहती थी कि ताइहोन उसका पासपोर्ट देखकर उसे अप्रूव कर दे। ताइहोन ने देखा उसमें मिरान नाम लिखा है, जबकि वो मिरान को नहीं जानता था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया कि मिरान के नाम पर वो जापान भागना चाहती है और सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके पास वापस आई है। तब यूनही उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत सोच रहा है और वो सच में उससे प्यार करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इतने में अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ताइहुन ने दरवाजा खोला तो देखा मियोंग उससे मिलने आया है। पिछली रात वो डिनर का बिल नहीं दे पाया था, इसीलिए वो इस बार खाना खरीद कर ले आया है, लेकिन वो उसे अंदर आने नहीं देना चाहता। मियोंग के मन में शक हुआ और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वो जबरदस्ती घर में घुस आया। वहाँ यूनही को देखकर उसके मन में लालच पैदा हो जाता है, क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस इंसान था। कोई भी लड़की देखते ही उसके मन में गलत बातें आने लगती। वो जबरदस्ती उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। इसी बीच मियोंग के पास एक फोन आया और उसे पता चला कि डोमान पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। ये सुनकर ताइहोन चिंता में पड़ गया, क्योंकि डोमान के पास रखे पैसे ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। तभी मियोंग ये भी बताता है कि पुलिस ने हाल ही में नदी से एक लाश निकाली है। मियोंग को लगा कि शायद वो डोमान की लाश होगी, इसीलिए वो पहचानने गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि वो एक लड़की की लाश थी, जिसे टुकड़ों में काटकर नदी में फेंका गया था। लड़की के पैर में एक शार्क का टैटू भी था। उसने ताइहोन को उस टैटू की तस्वीर दिखाई और उसे देखते ही वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वो टैटू बिल्कुल उसी की तरह था जैसे यूनही के पैर पर बना है। उसे समझ आ गया कि इस लड़की के मर्डर के पीछे जरूर यूनही का ही हाथ है, लेकिन उसने ये बात मियोंग को समझने नहीं दी। उसी वक्त ताइहोन के फोन पर कार्लोस का कॉल आया। वो लगातार फोन कर रहा था और ताइहोन बार बार फोन काट रहा था। ये देखकर मियोंग ने उसे फोन उठाने को कहा, जिस पर ताइहोन बोला, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। इतने में उनकी बियर भी खत्म हो जाती है। ताइहोन बियर लाने के बहाने दौड़कर बाहर दुकान चला गया। मौका पाते ही उसने कार्लोस को फोन किया। कार्लोस उसे नदी में मिली लाश के बारे में बताता है। उसे लगा था कि ये यूनही की लाश होगी। तब ताइहोन कहता है कि वो लाश यूनही की नहीं है और यूनही और मियोंग उसके ही घर पर बैठे हैं। ये सुनकर कार्लोस भी हैरान रह गया। ताइहोन ने आगे बताया कि यूनही देश छोड़कर भागना चाहती है। इसका मतलब कि उसके पास जरूर बहुत सारे पैसे हैं। अगर वो दोनों मिलकर वो पैसे हासिल कर ले तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये सुनकर कार्लोस उसकी मदद करने को तैयार हो गया। अब जब वो घर लौटा तो जो दृश्य वो देखता है वो उसकी सोच से भी बाहर था। यूनही ने मियोंग को मार डाला है और उसकी लाश को घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाने की कोशिश कर रही है। ताइहोन स्तब्ध रह गया। तब यूनही ने बताया कि मियोंग उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपनी इज्जत की चिंता नहीं थी। उसे तो डर था कि कहीं मियोंग उसका टैटू ना देख ले, क्योंकि टैटू देखते ही उसकी असली पहचान खुल जाती। इसीलिए उसने मजबूरी में मियोंग को मार दिया। इसके बाद यूनही लाश को घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाकर काटना शुरू करती है। फिर उसने ताइहोन को जोर से कहा, फर्श पर गिरे खून को साफ करे। ताइहोन के पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि घर उसी का था, तो सबसे पहले वही झमेले में पड़ेगा। इसलिए उसे मजबूर होकर उसका कहना मानना पड़ा। कुछ ही देर बाद जब यूनही वॉशरूम से बाहर आई तो ताइहोन ने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर वो उसकी कार की चाबियां लेकर भागते भागते गैराज में पहुंचा और जैसे ही कार के पीछे का डिक्की खोला तो उसने पैसों से भरा एक बैग दिखाई देता है। वो तुरंत बैग उठाकर कार समेत वहाँ से भाग गया। इसी बीच गैंगस्टर मिस्टर पार्क कार्लोस को लेकर ताइहोन के घर पहुँच जाता है। असल में जब कार्लोस फोन पर ताइहोन से बात कर रहा था उस वक्त मिस्टर पार्क पीछे से सारी बातें सुन लेता है और यूनही को पकड़ने के लिए घर तक पहुँच गया, क्योंकि यूनही को पकड़ते ही उसे ताइहोन को दिया हुआ कर्ज का पैसा मिल जाएगा। तो अब यूनही को होश आने पर वो सामने मिस्टर पार्क को देखकर बहुत डर जाती है। मिस्टर पार्क के उससे कुछ पूछने से पहले ही कहती है कि वो अभी तुरंत उसके सारे पैसे लौटा देगी। मिस्टर पार्क ने उसे पैसे दिखाने को कहा। यूनही किसी तरह उठकर कार की चाबी ढूंढने जाती है, लेकिन चाबी वहाँ नहीं होती। वो समझ गई कि ताइहोन उसका पैसा लेकर भाग चुका है। उसने मिस्टर पार्क के सामने ही ताइहोन को फोन किया और पैसों के बारे में पूछा। ताइहोन चूँकि पार्क के बारे में नहीं जानता था तो उसने बता दिया कि वो पैसे लेकर देश छोड़कर भाग रहा है। ये सुनते ही मिस्टर पार्क अपने गुंडों को एयरपोर्ट पर भेजता है ताइहोन को पकड़ने के लिए। उधर ताइहोन जिस जहाज से भागने वाला था वो 30 मिनट लेट है।
इसीलिए वो पास के एक मसाज पार्लर के लॉकर में पैसों वाला बैग रख देता है और यही वो बैग है जिसे कहानी की शुरुआत में जोंग ने पाया था। इसका मतलब अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब एक फ्लैशबैक था। पार्लर में उस समय जोंग के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए ताइहुन जोंग से उसके लिए एक पैकेट सिगरेट लाने को कहता है, लेकिन जोंग बोला कि वो ऑफिस छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, जिसके बाद ताइहुन खुद ही सिगरेट लेने निकल गया। सिगरेट खरीदते वक्त अचानक उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कार आकर रुकी है। उसके मन में शक हुआ और वो पास की ही एक गली में चलने लगा। तभी मिस्टर पार्क का असिस्टेंट कैटफिश उसके सामने आकर उसे पकड़ने के लिए हमला करता है। ताइहुन वहाँ से भागा, लेकिन तभी कुछ और लोग आकर उसे घेर लेते हैं। उन सब से बचने की कोशिश में वो दुर्भाग्य से एक कार से टकरा गया और वही उसकी मौत हो जाती है। उसका वही लकी सिगरेट का पैकेट सड़क पर गिरा पड़ा है। वही सिगरेट जिसने एक दिन उसकी जान बचाई थी, उसी की वजह से आज उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अजीब विडंबना है ना? लेकिन इस हादसे में सबसे ज्यादा दुख मिस्टर पार्क को होता है, क्योंकि ताइहुन पैसों के बारे में बताने से पहले ही मारा गया। इसीलिए वो निराश होकर वहाँ से वापस लौट गया। फिर आया इसके बाद ही जुंग की वो नौकरी खोने वाली घटना और वो उन पैसों से भरा बैग अपने घर ले आता है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी युंगसू से कहा कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और उसके साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करे। युंगसू थोड़ा चढ़कर कहती है, बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होती है, वो कहाँ से आएंगे? वो बोला, मैं पैसे मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन युंगसू उसकी बातों में ध्यान न देते हुए काम पर चली जाती है। इसके बाद जुंग को उसके मैनेजर का फोन आया। वो उसे बकाया वेतन देने के लिए उसे मिलने को कहता है, लेकिन वो उसे ऑफिस में नहीं बल्कि एक कैफे में बुलाता है। जुंग पहले उसकी बात नहीं मानता, लेकिन मैनेजर के जोर देने पर उसे मजबूर होकर जाना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर पार्क और यूनही से हुई, जो पुलिस बनकर वहां आए थे। मिस्टर पार्क सीधा उससे उस बैग के बारे में पूछता है, लेकिन जुंग ये मानने से इनकार कर दिया और बताया कि उसके पास भी वैसा ही एक बैग है। उसकी पत्नी ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। ये सुनकर मिस्टर पार्क चुपचाप वहाँ से निकल गया। इसके बाद जब वो घर जाने के लिए निकला तो वो लोग भी छिपकर जुंग को फॉलो करने लगे और घर पहुंचकर देखते हैं कि वो उन पैसों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जुंग उन्हें देखकर डर गया और माफी मांगकर वो पैसे लौटा दिए। पैसे गिनते वक्त देखा गया कि वहाँ एक बंडल कम है। जुंग ने बताया कि उसने वो पैसे अपनी बेटी की ट्यूशन फीस में खर्च कर दिया है, लेकिन वो यूनही को वादा करता है कि वो पैसे धीरे धीरे चुका देगा। जुंग ने चूंकि ज्यादा पैसे नहीं लिए थे, इसीलिए वो लोग भी बिना कोई झंझट किए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी किम की माँ सुंजा ने वहाँ आकर उनका रास्ता रोक लिया। उसे लगा कि शायद युंगसू ने उन्हें भेजा है जुंग को परेशान करने के लिए। जुंग ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये पुलिस वाले हैं और किसी जरूरी काम से आए हैं, लेकिन सुंजा ये बात नहीं मानती। वो मिस्टर पार्क के हाथ का टैटू देखकर कहती है, कोरिया के पुलिस वाले कब से हाथ पर टैटू बनाने लगे? असल में कोरिया के सरकारी कर्मचारियों के शरीर पर टैटू बनाना मना था और यदि किसी ने बनवाया भी है तो ड्यूटी के वक्त उसे ढक कर रखना होता है। इसी वजह से सुंजा समझ गई कि वो लोग असली पुलिस नहीं है। वो यूनही के बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर मिस्टर पार्क बोरियत होकर सुंजा और जुंग के सर पर चोट कर उन्हें बेहोश कर देता है और ठीक उसी समय यूनही मिस्टर पार्क पर चाकू से हमला करती है। जिस पैसों के लिए उसे इतना झमेला सहना पड़ा, वो पैसे पार्क उसके हाथ से छीन लेगा, ये वो मान ही नहीं सकती थी। उसने आखिरकार पार्क को मार दिया और पैसों को लेकर वहाँ से भाग गई। जाते जाते वो घर में आग लगा देती है ताकि किसी के भी बचने का कोई मौका ना रहे। इधर मिस्टर पार्क का असिस्टेंट कैटफिश बाहर खड़ा था। वो घर के अंदर से धुआं निकलते देख जल्दी से अंदर गया और जाकर देखा कि उसका बॉस मरा पड़ा है। अब वो यूनही को ढूंढने निकल पड़ा। तब तक जुंग को भी होश आ जाता है। घर में आग जलते देख वो बुरी तरह से डर गया। सौभाग्य से बड़ा कोई नुकसान होने से पहले वो किसी तरह अपनी माँ को कंधे पर उठाकर बाहर निकल आया। घर की ऐसी हालत देखकर वो बुरी तरह से टूट गया। तब सुंजा उसे समझाती है, जो चला गया उसके लिए अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, वो मेहनत करके फिर से सब कुछ वापस पा लेंगे। ये सुनकर जुंग का आत्मविश्वास दोबारा लौटा। अब उधर यूनही एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उसका जहाज थोड़ा देर था, इसीलिए वो बैग को एक लॉकर में रखकर वॉशरूम चली गई। उसी वक्त कैटफिश भी वहाँ पहुँचा। उसे देख यूनही डरकर सारा पैसा उसे दे देना चाहती है, लेकिन कैटफिश को पैसों का कोई लालच नहीं था। वो तो बस अपने बॉस की मौत का बदला लेने आया था। इसीलिए वो उसी वॉशरूम के अंदर बेरहमी से यूनही को मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब मिरान और ताइहुन को धोखा देने पर यूनही का भी ठीक वही अंजाम हुआ। कुछ ही देर में यूनही की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है।
तब सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और वहाँ कैटफिश को देख तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब इधर युंगसू वॉशरूम साफ करते वक्त उसे युनही के लॉकर की चाबी मिलती है। जब उसने लॉकर खोला तो वहाँ पैसों से भरा वही बैग उसे मिला। वो उसे सबसे छुपा कर घर ले आती है। देखा दोस्तों, घूम फिर कर वो पैसा फिर से जोंग के पास आ ही गया और यहीं पर कहानी खत्म भी हो जाती है। असल में पैसों के लालच में अंधा होकर इंसान सही और गलत के बीच फर्क करना ही भूल जाता है और यही घटना आज की कहानी के किरदारों के साथ हुई। लेकिन मेरी राय ये है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, कभी भी गलत रास्ते पर जाकर उसे हल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक गलती कई और गलतियों को जन्म देती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें जरूर सपोर्ट करें।